हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 10 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। यह प्रणाली बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहलाती है। अगला प्रश्न है, बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। बेन्नूर जहां अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कर्नाटक में स्थित है। इसके अतिरिक्त नागा अर्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, कलिंग ओडिशा में तथा कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के होने के सबूत मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि लवड़ी है? पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिक सिंचाई। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवड़ी होता जा रहा है। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समादेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ लिए थे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को निम्नलिखित में से कितने चरणों में विकसित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को 2 चरणों में विकसित किया गया है। इसके प्रथम चरण कमान के अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले का उत्तरी भाग, जबकि द्वितीय चरण के अंतर्गत बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू जिले के 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिंचाई के प्रकारों में कौन सा जल प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई। सिंचाई के प्रकारों में बूंद बूंद सिंचाई जल प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। ड्रिप सिंचाई की वह विधि है जिसमें जल को पौधों के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस विधि का विकास इजराइल में हुआ था। सिंचाई की यह विधि रेतीली ऊसर मृदा व बागों की सिंचाई के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस विधि का मुख्यतः अंगूर, नींबू, अन्य फल वृक्षों एवं सब्जियों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा शुद्ध सिंचाई क्षेत्र के लिए जाना जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा शुद्ध सिंचाई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद क्रमशः बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कौन सी नहर सिंचाई प्रणाली राज्य के लोगों को अपने रोपण के मौसम में मदद करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खुल्स। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में फसल रोपण के मौसम में नहर सिंचाई प्रणाली विकसित है, जिसे खुल्स कहा जाता है। यह स्थानीय लोगों द्वारा विकसित प्रणाली है, जिससे बहते हुए पानी को नालियों में मोड़ दिया जाता है, जिससे फसल रोपण के समय सिंचाई संभव हो जाती है। वर्तमान में इस परंपरा का लोप होता जा रहा है। आगे के प्रश्न नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य की सतलज नदी पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसका निर्माण 1963 में किया गया। बांध के पीछे बनी झील गोविंद सागर झील, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को इस परियोजना का लाभ मिलता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर एवं नई तीर्थ भी कहा था। अगला प्रश्न है, किस नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सतलज। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य की सतलज नदी पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा नांगल विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को इस परियोजना का लाभ मिला है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागा अर्जुन सागर। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का कार्य 1955-56 में शुरू किया गया था, जबकि मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, जो हुगली की सहायक नदी है, तथा जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोसी परियोजना उत्तरी बिहार की प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर अवरोधक बांध, पुस्ते बांध बनाए गए हैं तथा कोसी परियोजना से पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर बनाई गई है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। 1965 में यह परियोजना बनकर तैयार हुई और 1966 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्य समूह शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों के जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। ये सही नहीं है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के अंतर्गत जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास को शामिल नहीं किया जाता, जबकि बहुउद्देशीय नदी परियोजना में बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया जाता है। यह नहर सिंचाई के विकास, जल विद्युत उत्पादन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन तथा घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए एक एकीकृत योजना है। भारत में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, टिहरी बांध परियोजना एवं सरदार सरोवर बांध परियोजनाएं इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर स्थापित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित अनेक परियोजनाएं कोल डैम परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना इत्यादि है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर है। फरक्का परियोजना, ये हुगली नदी पर है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है और नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं को रोकने के लिए 1989 में मेधा पाटकर, बाबा आम्पटे तथा अरुंधति राय के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों के सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक अच्छा उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंदोलन का। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना का किस वर्ष शुभारंभ किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1956 में। नागा अर्जुन सागर परियोजना का वर्ष 1956 में शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत नंदीकोंडा के पास कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया है जिससे निकाली गई जवाहर और लाल बहादुर शास्त्री नहरों में खम्मम, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर, कुर्नूल और नेल्लोर झीलों की सिंचाई की जाती है। बांध के पास बने शक्ति गृह से बिजली उत्पादन किया जाता है जिसे महबूबनगर, नलगोंडा, हैदराबाद, विजयवाड़ा और खम्मम के समीप के उद्योगों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई परंतु इससे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। अत्यधिक अवसाद जमा होने पर बांध द्वारा छोड़े गए जल से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके अलावा अत्यधिक वर्षा के कारण भी बांध से पानी छोड़ना पड़ता है जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। इन बाढ़ों से वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी होता है। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ई को माना है जो कि गलत है। आगे के प्रश्न खनिज संसाधन से संबंधित है। लौह अयस्क से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मयूरभंज व केंदुझर जिलों में। बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान उड़ीसा राज्य के मयूरभंज व केंदुझर जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त गुरु महिसानी, सुलायपत तथा बोनाई अन्य महत्वपूर्ण खदानें हैं, जबकि झारखंड में स्थित गोवा, नोवा मुंडी क्षेत्रों में हेमेटाइट लौह अयस्क तथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बस्तर, दांतेवाड़ा, रायगढ़ और बिलासपुर जिला लौह अयस्क के निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्य उत्पादन डल्ली राजहरा श्रेणी तथा बेला डीला श्रेणी से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र गोवा पेटी का विस्तार गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जा सकता है। मोमुगांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, डल्ली राजहरा लौह अयस्क खदानें निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। डल्ली राजहरा लौह अयस्क खदानें छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के पेटी दुर्ग, दांतेवाड़ा तथा बेला डीला तक विस्तृत है। ओडिशा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख खदानें गुरु महिसानी, सुलायपत, बादाम पहाड़ी, किरूबुरु तथा बुनाई है। झारखंड में नोवा मंडी और गोवा जैसी महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। कर्नाटक के लौह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले के सुदूर होसपेट क्षेत्र में तथा चिकमंगलुरु जिले की बाबा बुदन पहाड़ियों और कुद्रेमुख में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य की वर्ष 2015-16 में लौह अयस्क उत्पादन में उच्चतम प्रतिशत की भागीदारी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोहा और इस्पात उत्पादक क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर। कानपुर में लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र नहीं है। यह शहर चमड़ा व कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ये संयंत्र है राउरकेला, जो उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से 1959 में स्थापित हुआ, तथा भिलाई संयंत्र, जो रूस के सहयोग से 1959 में छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ। साथ ही दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों में से सबसे उत्तर में कौन सा अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग। निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों में से सबसे उत्तर में दुर्ग छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। उत्तर से दक्षिण अवस्थित ये लौह अयस्क खदानें इस प्रकार है: दुर्ग छत्तीसगढ़ में, उसके बाद बेला डीला छत्तीसगढ़ में, रत्नगिरी महाराष्ट्र में तथा बल्लारी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और किरीबुरु खदानें प्रसिद्ध हैं। वे निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड में। भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और किरीबुरु खदानें प्रसिद्ध हैं, जो झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। भारत में लौह अयस्क की पेटियों में ओडिशा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरु पेटी तथा महाराष्ट्र गोवा पेटी है। कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेला डीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लोह के 14 जमाव मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडार का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। लौह अयस्क की कुछ मात्रा बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। अगला प्रश्न है, केमनगुंडी खान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। केमनगुंडी खान कर्नाटक में स्थित है। यह एक लौह अयस्क की खदान है जो बाबा बुदन पहाड़ी पर स्थित है। केमनगुंडी के अयस्क को भद्रावती इस्पात संयंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। लौह अयस्क का कर्नाटक में कुछ अन्य खनन क्षेत्र कालाहट्टी, चेनसूरी, गुड्डे, अंतिकुंडी, कुद्रेमुख तथा बेलारी, हॉसपेट इत्यादि है। आगे के प्रश्न तांबा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सी सबसे पश्चिम में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उदयपुर। निम्नलिखित तांबे की खदानों में से उदयपुर सबसे पश्चिम में अवस्थित है। पूर्व से पश्चिम अवस्थित तांबा की खदानें क्रमशः सिंहभूम, हजारीबाग, बालाघाट, अलवर, खेतड़ी, भीलवाड़ा तथा उदयपुर है। तांबा बिजली की मोटरें, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर्स आदि बनाने तथा विद्युत उद्योग के लिए एक अपरिहार्य धातु है। यह एक मिश्रित योग्य, आघातवर्ध्य तथा तंत धातु है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बॉक्साइट से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।